हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 4 वंशागति और विविधता के सिद्धांत। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस चैप्टर के अभ्यास के अंतर्गत दिए हुए प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो हमारा पार्ट 1 का वीडियो है। इसके बाद हम पार्ट 2 का वीडियो बनाएंगे। इसी प्रकार पूरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए प्रश्न संख्या 1 क्या है। देखिए, मेंडल द्वारा प्रयोगों के लिए मटर के पौधे चुनने से क्या लाभ हुए। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर का पौधा चुना था, तो उस पौधे से चुनने के क्या लाभ हुए। कोई और पौधा चुनते तो क्या हानि होती, इस पौधे में क्या लाभ हुई। तो उत्तर देखिए, मेंडल द्वारा प्रयोगों के लिए मटर के पौधों को चुनने से निम्नलिखित लाभ हुए। देखिए नंबर 1, यह 1 वर्षीय पौधा है, वह इसे आसानी से बगीचे में उगाया जा सकता है। देखिए, जो मटर होता है 1 वर्षीय पौधा होता है, इसे आसानी से उगाया जा सकता है। दूसरा, इसमें विभिन्न लक्षणों के वैकल्पिक रूप देखने को मिले। मटर के पौधे में हर एक पौधे में अलग अलग विभिन्न प्रकार के रूप देखने को मिलते हैं। तीसरा देखिए, इसके स्वपरागित होने के कारण कोई भी अवांछित जटिलता नहीं आ पाई। नर व मादा एक ही पौधे में मिल गए। मटर के पौधे में क्या हुआ, नर व मादा एक ही पौधे में मिल गए। चौथा नंबर देखिए, यह पौधा आनुवांशिक रूप से शुद्ध था व पीढ़ी दर पीढ़ी इसके पौधे शुद्ध बने रहे। पांचों देखिए, इस पौधे की एक पीढ़ी में अनेक बीज उत्पन्न होते हैं, अतः निष्कर्ष निकालने में आसानी रही। तो ये सभी लाभ हुए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में विभेद कीजिए यानी अंतर बताइए। का क्या है, प्रभाविता और अप्रभाविता में। खा है समयुग्मजी और विषमयुग्मजी में, और गा है एक संकर और द्विसंकर में। तो आइए एक एक करके हम तीनों का देखते हैं। पहला उत्तर हमारा देखिए का वाला क्या हो जाएगा, उत्तर प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर। तो देखिए एक तरफ ने लिखा है प्रभाविता और एक तरफ अप्रभाविता। तो देखिए पहला प्रभाविता में क्या है, इसमें असमान कारकों के जोड़ों में कोई एक कारक दूसरे पर प्रभावी होता है। इसमें असमान कारकों के जोड़े में कोई एक दूसरे पर प्रभावित होता है। और अप्रभाविता में देखिए, इसमें असमान कारकों के जोड़ों में से कोई एक कारक दूसरे में छिप जाता है। प्रभाविता में दूसरा नंबर देखिए, यह संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में विपर्यासी युग्मों को युग्म में दिखाई देता है। यह संकर के पश्चात प्रथम पीढ़ी में विपर्यासी गुणों के युग्म में दिखाई देता है। और अप्रभाविता में देखिए, यह संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में विपर्यासी गुणों के युग्म में उपस्थित किंतु प्रकट नहीं होता। इसमें छिपा रहता है, इसमें प्रकट होता है। दूसरा देखिए क्या है, खा समयुग्मजी और विषमयुग्मजी में अंतर। तो देखिए एक तरफ हमारा है समयुग्मजी, एक तरफ विषमयुग्मजी। तो देखिए इसमें एक कारक दोनों के युग्म विकल्पी समान होते हैं, जैसे कि कैपिटल टी और फिर स्मॉल टी। और इसमें एक कारक दोनों विकल्पी असमान होते हैं, जैसे कि एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। देखिए डबल कैपिटल टी का मतलब होता है सभी पौधे लंबे, और स्मॉल टी का मतलब होता है सभी पौधे क्या, छोटे। तो देखिए यहाँ पे देखिए दूसरा, जनन के समय एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं, किसमें, समयुग्मजी में, और विषमयुग्मजी में अलग अलग प्रकार के युग्मक बनते हैं। इनकी संतान जनक के समजीनी व समलक्षणी होती है, किसमें, समयुग्मजी में, और विषमयुग्मजी में इनकी संतान में प्रभावी व अप्रभावी दोनों लक्षण होते हैं। अगला देखिए गा वाला, एक संकर और द्विसंकर में अंतर। देखिए हमारा एक तरफ एक संकर हमने लिखा है, एक तरफ द्विसंकर। तो देखिए एक संकर पहले देखते हैं हम। एक ही लक्षण के दो विभिन्न गुणों का अध्ययन किया जाता है। एक संकर में एक ही लक्षण के दो विभिन्न गुणों का अध्ययन किया जाता है, और द्विसंकर में दो विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। और देखिए एक संकर में दूसरा नंबर, ऐसा जीव जिसमें एक जीन स्थल पर युग्म विकल्पी विषम युग्मजी हो। और द्विसंकर में देखिए ऐसा जीव जिसमें दो जीन स्थल पर युग्म विकल्पी भिन्न भिन्न हो। एक संकर में देखिए सिर्फ एक ही लक्षण में भिन्न होता है, और द्विसंकर दो लक्षणों में भिन्न होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3। देखिए, कोई द्विगुणित जीन 6 स्थलों के लिए विषम युग्मजी हैं, कितने प्रकार के युग्मकों का उत्पादन संभव है। तो उत्तर देखिए, जब कोई द्विगुणित जीन 6 स्थलों के लिए विषम युग्मजी है, अर्थात किसी त्रिसंकर में तुलनात्मक लक्षणों के 3 जोड़े जीन कारक होते हैं, प्रत्येक जोड़े लक्षण का विसंयोजन दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है,
तो द्विगुणित 3 6 स्थलों के लिए विषम युग्मजी होगा। जैसे लंबे, पीले तथा गोल बीज वाले शुद्ध जनकों का संकरण नाटे, हरे और झुर्रीदार बीज वाले पौधे से कराने पर F1 पीढ़ी में प्राप्त संकर लंबे, गोल अथवा पीले बीज वाले पौधों की विषम युग्मजी जीन संरचना T, स्मॉल टी, R, स्मॉल r, Y, स्मॉल y होती है। इससे 8 प्रकार के युग्मक बनते हैं। कौन कौन से देखिए, TRY, TR कैपिटल और Y स्मॉल, T कैपिटल, R स्मॉल, Y कैपिटल। तो देखिए इस प्रकार से 8 युग्मक बनते हैं। अर्थात F1 पीढ़ी के सदस्यों में जीन युग्मक निर्माण के समय स्वतंत्र होकर नए नए संयोग बनते हैं या बनाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4। एक संकर का क्रॉस प्रयोग करते हुए प्रभाविता की व्याख्या कीजिए। एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता नियम की व्याख्या कीजिए। तो उत्तर देखिए, एक ही लक्षण के लिए विपर्यासी पौधों के मध्य संकरण एक संकर क्रॉस कहलाता है। एक ही लक्षण के लिए विपर्यासी पौधों के मध्य संकरण एक क्रॉस कराना क्या कहलाता है? संकर कराना एक क्रॉस संकर कहलाता है। जैसे मटर के लंबे पौधे टी व बौने पौधे स्मॉल टी पौधों के मध्य कराया गया संकरण F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे किंतु विषम युग्मजी होंगे, यानी एक लंबा होगा तो एक बौना होगा। देखिए यहाँ पे एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है। F1 पीढ़ी में लंबेपन के लिए उत्तरदायी कारक कैपिटल टी बौनेपन के कारक हैं पर प्रभावी होता है। लंबेपन के लिए उत्तरदायी कारक कैपिटल टी बौनेपन पे क्या होता है कि कारक पर प्रभावी होता है। कारक अप्रभावी होता है, अतः F1 पीढ़ी में उपस्थित होते हुए भी स्वयं को प्रकट नहीं कर पाता। सभी F1 पीढ़ी में पौधे क्या होते हैं? लंबे होते हैं, क्योंकि जो स्मॉल टी वाला है, जो बौने पौधे हैं वो अप्रभावी होते हैं, वो छिप जाते हैं और प्रभावी दिखाई देते हैं। अतः एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले कारक युग्म में जब एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी होता है तो इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। उत्तर देखिए किस प्रकार से, यहाँ पे देखिए चित्र बना है प्रभाविता का नियम। तो देखिए चित्र में क्या प्रकार से है, देखिए इधर क्या है? लंबे पौधे हैं, देखिए कैपिटल दोनों कैपिटल टी है और इधर बौने पौधे हैं, दोनों स्मॉल टी है। तो देखिए यहाँ पे देखिए हमारा जब इसके हमने संकरण कराया तो देखिए एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी तो यहाँ पे बना, फिर यहाँ पे भी एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, इससे बना, फिर इस टी वाले से एक यहाँ पे और इससे भी एक यहाँ पे बना। यानी कि F1 पीढ़ी में कुल पौधे क्या हुए? लंबे पौधे हुए, और जो बौने पौधे वो अप्रभावी वो छिप जाते हैं। आगे देखिए 5वां प्रश्न, परीक्षार्थ संकरण की परिभाषा लिखिए व चित्र बनाइए। तो देखिए F1 जीव तथा समयुग्मजी अप्रभावी लक्षण वाले जीव के मध्य कराया गया संकरण परीक्षार्थ संकरण कहलाता है। इसे निम्नानुसार दर्शाया जाता है। यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से दर्शाया गया है चित्र, 50% लंबे पौधे और 50% बौने पौधे, यानी आधे पौधे लंबे और आधे पौधे बौने। यहाँ पे देखिए लंबे पौधे और ये बौने पौधे हैं। तो इसका जब संकरण कराया गया तो क्या हुआ? आधे पौधे क्या हुए? लंबे हुए, आधे पौधे बौने हुए। तो यहाँ पे जो प्रभावी होता है वो दिख जाता है, जो अप्रभावी होता है वो क्या होता है? वो छिप जाता है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 6, एक ही जीन स्थल वाले समयुग्मजी मादा और विषम युग्मजी नर के संकरण से प्राप्त प्रथम संतति पीढ़ी के फिनोटाइप वितरण का पुनेट वर्ग बनाइए व प्रदर्शित कीजिए। तो उत्तर देखिए, गुणसूत्र पर विभिन्न लक्षण वाले जीन एक निश्चित स्थल पर होते हैं। गुणसूत्र पर विभिन्न लक्षण वाले जीन एक निश्चित स्थल पर स्थित होते हैं। एक ही जीन स्थल वाले समयुग्मजी मादा जैसे शुद्ध नाटे पौधे और विषम युग्मजी नर जैसे संकर लंबे पौधे के मध्य संकरण कराने पर प्राप्त प्रथम पुत्रीय संतति सदस्यों में 50% प्रभावी लक्षण वाले विषम युग्मजी और 50% समयुग्मजी प्रभावी लक्षण वाले पौधे होते हैं। जैसे कि चित्र में देखिए, यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पे शुद्ध बौने हैं, यहाँ बौना पौधा है, यहाँ पे क्या है? विषम युग्मजी है। तो जब इसका संकरण कराया गया तो 50% क्या हुए? प्रभावी और 50% समयुग्मजी, मतलब दोनों मिले हुए। आगे देखिए प्रश्न संख्या 7, तो देखिए
प्रश्न संख्या 7 देखिए किस प्रकार से है। देखिए, पहले बीज वाले लंबे पौधे कैपिटल वाई कैपिटल टी स्मॉल टी का संकरण कराने पर, संकरण हरे बीज वाले लंबे पौधे यानी कि कैपिटल डबल वाई और एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी पौधे से कराने पर निम्न में से किस प्रकार की फिनोटाइप संतति की आशा की जा सकती है। तो देखिए, लंबे हरे बौने हरे पूछ रहा, तो उत्तर देखिए हमने यहाँ पे संकरण कराया। देखिए उत्तर हमने यहाँ पे देखिए पीले बीज वाले व लंबे बीज वाले पौधे, देखिए एक कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, पीले बीज वाले व लंबे बीज वाले पौधे हो गए। इधर हरे बीज वाले व लंबे बीज वाले पौधों को जब हमने इसका संकरण कराया तो देखिए क्या बना, लंबा हरा पौधा कितना बना 3, लंबा पीला पौधा 3 बना और बौना पीला कितना बना 1 और बौना हरा बना 1। यहाँ पे देखिए संकरण कराने के बाद आपको चार्ट में दिखाई देगा। तो हमारा जो हुआ देखिए, लंबे हरे व फिनोटाइप संतति कितने हो गए 6 हो गए। ये जो लंबा हुआ ये कितना हो गया 3 3 6 हो गया। और बौने हरे के फिनोटाइप संतति कितने हो गए 2 हो गए। तो यहाँ पे देखिए हरा जो हो गया उसके कितने हुए 2 हुए। अगले देखिए आगे 8वां प्रश्न देखिए, 2 विषम युग्मजी जनकों का क्रॉस है और एक किया गया। मान लीजिए कि 2 स्थल संलग्न हैं तो द्विसंकर क्रॉस में F1 पीढ़ी में की फिनोटाइप के लक्षणों का वितरण क्या होगा। उत्तर देखिए, एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जीन के एक साथ वंशागत होने को सहलग्नता या फिर सहलग्न जीन कहते हैं। एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जीन के एक साथ वंशागत होने को जीन सहलग्नता या फिर सहलग्न जीन कहते हैं। सहलग्न जीन द्वारा नियंत्रित होने वाले लक्षणों को सहलग्न लक्षण कहते हैं। जीन सहलग्नता के अध्ययन के लिए मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर अनेक प्रयोग किए। ये मेंडल द्वारा किए गए द्विसंकर संकरण के समान थे। मॉर्गन ने पीले शरीर और श्वेत नेत्रों वाली मादा मक्खियों का संकरण भूरे शरीर वाले और लाल नेत्रों वाली मक्खियों के साथ किया। इनसे प्राप्त प्रथम पुत्रीय संतति F1 पीढ़ी के सदस्यों में परस्पर क्रॉस कराने पर उन्होंने पाया कि ये 2 जोड़ी जीन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से पृथक नहीं हुए और F2 पीढ़ी का अनुपात मेंडल के नियमानुसार प्राप्त अनुपात 9:3:3:3:1 से काफी भिन्न प्राप्त हुआ। यह अनुपात 2 जीन के स्वतंत्र कार्य करने पर अपेक्षित था। यह सहलग्नता के कारण होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9, आनुवंशिकी में टी.एच. मॉर्गन के योगदान का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। तो उत्तर देखिए, आनुवंशिकी में टी.एच. मॉर्गन के योगदान निम्नवत हैं। नंबर 1 देखिए, मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर अपने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि जीन गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। दूसरा देखिए, मॉर्गन ने क्रिस क्रॉस वंशागत की खोज की। तीसरा देखिए, मॉर्गन व उनके साथियों ने गुणसूत्र पर स्थित जीन युग्मों के बीच पुनर्योजन की आवृत्ति को जीन्स के बीच की दूरी मानकर आनुवंशिक मानचित्र की रचना की जो गुणसूत्रों पर जीन्स की स्थिति को दर्शाता है। चौथा नंबर देखिए, मॉर्गन ने जीन्स के उत्परिवर्तन की खोज की। पांचवा देखिए, मॉर्गन ने विनिमय सहलग्नता की खोज की। और छठा देखिए, उन्होंने सहलग्नता के गुणसूत्रीय सिद्धांत को प्रतिपादित किया। मॉर्गन ने अजनकीय जीन संयोजनों के पुनर्योजन का नाम भी दिया। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 10, वंशागत विश्लेषण क्या है, यह विश्लेषण किस प्रकार उपयोगी है। उत्तर देखिए, हमारा हेडिंग है वंशागत विश्लेषण। उत्तर देखिए, मानव एक सामाजिक प्राणी है। मानव पर भी आनुवंशिकी के नियम अन्य प्राणियों की भांति लागू होते हैं और इन्हीं के अनुसार आनुवंशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं। प्राकृतिक तथ्यों को जानने के लिए वैज्ञानिक को जीव जंतुओं पर अनेक परीक्षण करने पड़ते हैं। मानव पर प्रयोगशाला में ऐसे परीक्षण नहीं किए जा सकते। अतः मानव आनुवंशिकी के अधिकांश तथा तथ्यजन्य समुदायों के अध्ययन एवं अन्य जीवों को आनुवंशिकी पर आधारित है। मानव के आनुवंशिक लक्षणों का विशेषज्ञों का पता लगाने के लिए सर फ्रांसिस गैल्टन ने 2 विधियां बताई। देखिए, जिस प्रकार से पौधों में और जीवों में होता है वंशागति, इसी प्रकार से मनुष्यों में भी वंशागति होता है, लेकिन इसे
प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस पर रोक लगा हुआ है। आगे देखिए, तो इस मनुष्य को इस पर पता लगाने के लिए, आनुवंशिक का लक्षण का पता लगाने के लिए सर फ्रांसिस गैल्टन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या 2 विधियां बताई। देखिए कौन-कौन सी? आगे देखिए, कुछ विशेष आनुवंशिक लक्षणों को प्रदर्शित करने वाले मानव कुटुंबों की वंशावलियों का अध्ययन, यमजों के अध्ययन से आधुनिक एवं उपार्जित लक्षणों के भेद स्थापित करना। हार्डी एवं बीनवर्ग ने पूरे जन समुदायों में आनुवंशिक लक्षण का निर्धारण करने की विधि का अध्ययन किया। आगे देखिए, मानव आनुवंशिकी में वंशावली और अध्ययन एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है, जिसका उपयोग विशेष लक्षण, असामान्य या रोग का पता लगाने में किया जाता है। वंशावली विश्लेषण में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण मानक प्रतीकों को अग्रांकित चित्र में दिखाया गया है। तो देखिए किस प्रकार से, इस प्रकार से इसका चित्र है। आप चित्र का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये मेल है और फिर ये फीमेल है, और फिर यहाँ पे क्या हुआ, सेक्स अनपेक्सिफाइड यानी निषेचन हुआ। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बना, इस प्रकार से मेटिंग हुआ यहाँ पे दोनों का। देखिए यहाँ पे क्या बना इस प्रकार से। तो आप इसका चित्र का स्क्रीनशॉट से लगते हैं। मानव वंशावली विश्लेषण में प्रयुक्त मानव प्रतीक, तो इस प्रतीक का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार से चित्र बनेगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।